नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम मेरी तरफ से प्यारी सी। और हम हमारा दूसरा पार्ट रहने वाला है रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी जनन तंत्र के बारे में। यानी रिप्रोडक्टिव मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी हम नर जनन तंत्र पढ़ रहे थे। उसमें हमने पढ़ा कि किस किस प्रकार से क्या होता है, कहाँ तक हम पहुँचे थे। ठीक है, स्पर्म फॉर्मेशन कहाँ होता है, टेस्टोस्टेरोन का निर्माण कहाँ पे होता है, ये चीज़ें पढ़ी थी हमने। ठीक है, तो देखिए हमने पढ़ा था कल टेस्टिस के बारे में, यानी वृषण क्या होता है, कितनी संख्या होती है। संख्या दो होती है। जोड़े में एक जोड़ा पाया जाता है, ओवल शेप होता है, 4-3-2 सेंटीमीटर इसका आकार होता है। इसके अंदर मुख्य कार्य जो होते हैं, ये क्या करता है, तो इसके अंदर पाए जाते हैं कुछ सेल जो क्या करते हैं, स्पर्म फॉर्मेशन करने का काम करते हैं। यानी ये वृषण शुक्राणु का निर्माण करता है। मुख्य कार्य इसका क्या है, शुक्राणु का निर्माण करना। दूसरा इसका कार्य था, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करता है। यानी ये हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण करता है। दो बातें तो आपको याद रखनी ही रखनी है। ठीक है, हार्मोन का स्त्रावण करता है। ठीक है, टेस्टिस के अंदर हमने देखा था फिर पाई जाती है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल वगैरह वगैरह वगैरह। और ये हमने एक चित्र बना दिया दोबारा। ठीक है, इस प्रकार की कुछ आकृति थी, इस प्रकार से कुछ आकृति हमने बनाई होगी। ठीक है, ऐसी ऐसी कोई आकृति हमने बनाई थी। तो इसको हमने क्या कहा था, इसको हमने कहा था रेड टेस्टिस। रेड टेस्टिस के बाद हमने पढ़ा था ये बातें, ये यहाँ से कुछ नलिकाएं इकट्ठी होके एक नलिका बनाती है। इस भाग को कहा था हमने एपीडी डाइमस अधिवृषण। ठीक है, तो अधिवृषण के बारे में वेस डिफरेंशिया बोलते हैं इस भाग को, वेस डिफरेंशिया, इसको एपिटीडाइमस बोलते हैं। इस भाग को वृषण बोलते हैं, इस भाग को टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलते हैं। इसके अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाई जाती है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर सर्टोली व क्या है, स्पर्मेटोगोनियल सेल पाए जाते हैं। स्पर्मेटोगोनियल सेल क्या करते हैं, स्पर्म का निर्माण करते हैं। सर्टोली सेल एबीपी और एनबी का निर्माण करते हैं। ये बात हमने पढ़ी होगी। इनके बीच में लेडिंग सेल पाए जाते हैं, तो टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करते हैं। और ये एक टेस्टिस होता है, टेस्टिस के अंदर ये फंक्शन होता है। एपिटीडाइमस यानी अधिवृषण कहा जाता है। एपिटीडाइमस का काम क्या है, ठीक है, ये एक भाग है, तो आप कह सकते हो हाईली कोइल्ड ट्यूब्यूल, यानी बहुत ज्यादा गुंथी हुई, बहुत गुथी हुई नलिका है। एक तो क्या है, हाईली कोइल, इतनी ज्यादा गुंथी हुई है, इतनी एक दूसरे से गुंथी हुई मतलब पूरा पूरा ऐसे गुच्छा सा बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है, उसे एपिटीडाइमस अधिवृषण कहते हैं। ठीक है, गुंथी हुई है। इसका कार्य क्या है, तो ये कार्य मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका कार्य मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक तो ये क्या करती है, फिजियोलॉजिकल मैचुरेशन देती है। किसको, स्पर्म यानी शुक्राणु को। आप कह सकते हो शारीरिक रूप से परिपक्व बनाती है। इसको बताऊंगा, अपने आप समझा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, एक ये क्या करता है, इंक्रीज मोटिलिटी,
यानी इसकी गति जो है वो बढ़ाने का काम करता है। एक इसको फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी देने का काम करता है, ये कैपेसिटी प्रोवाइड करता है, यानी आप कह सकते हो निषेचन की क्षमता बढ़ाता है, इसकी निषेचन की क्षमता देने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद अगर इजैकुलेशन न हुआ हो मान लो, और उसमें स्पर्म जो होते हैं ना, स्पर्म वो किससे टेस्टिस एपिडिडाइमस से बाहर न निकले हो, तो कुछ घंटों बाद ये इसका रीअब्जॉर्प्शन भी कर लेता है, यानी पुनः अवशोषण करने का कार्य करता है स्पर्म री एब्जॉर्प्शन। शुक्राणु पुनः अवशोषण का कार्य भी करता है, ठीक है। देखो कुछ भी नहीं है, ये लिखनी जरूरी थी क्योंकि नोट्स बनाने के लिए आपके जरूरी है। जैसे स्पर्म यहाँ से तैयार हुए बेचारे, यहाँ से अब वो फॉर्म में नहीं थे, क्योंकि बचपन में आप थे तो उस फॉर्म में नहीं थे। अब जिस फॉर्म में हो और बुढ़ापे में आप पता है जिस फॉर्म में हो वो उसमें नहीं रहोगे, यानी स्पर्म यहाँ पे आके इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, तो आप ये लिख सकते हो, एक बात और लिख लो आप, स्टोर फॉर शॉर्ट टाइम, ठीक है। शुक्राणु का कुछ समय के लिए संग्रह करने का काम भी करता है ये, यानी कुछ समय के लिए संग्रह भी करता है। देखो यहाँ से निकला, मान लो यहाँ से निकल के यहाँ पे आके जो हाईली कोल्ड है उसके अंदर क्या हो जाता है, ये इकट्ठे हो जाते हैं एक एक स्पर्म बन के। आपको पता है एक स्पर्म बनने में 64 से 74 दिन लगते हैं, ठीक है। एक मिनट में एक स्पर्म नहीं बनता, एक शुक्राणु एक मिनट में नहीं बनता, 64 से 74 दिन का समय लगता है स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर, यानी शुक्राणु के निर्माण की क्रिया के अंदर पूरे 64 से 74 दिन के बीच में एक शुक्राणु तैयार होता है, ठीक है ना। अब एक शुक्राणु एक सेल के द्वारा तैयार होता है, तो सेल अनेक पाए जाते हैं, यानी करोड़ों सेल पाए जाते हैं, तो वो करोड़ों सेल अपने करोड़ों स्पर्म का निर्माण कर देते हैं, ठीक है। यानी एक कोशिका को, तो यहाँ से स्पर्म बन रहे हैं, आके यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, बन रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, बन रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। अब यहाँ से जो बचपन वाली आदतें थी इसकी, अब मैच्योर नहीं हुए हैं, यहाँ पे जैसे आएंगे कुछ समय के लिए स्टोर हो जाएंगे। स्टोर होने के बाद इनको ऐसा न्यूट्रिशन या पोषण प्राप्त किया जाएगा, किसके द्वारा, एपिडिडाइमस यानी अधिवृषण के द्वारा उसको मैच्योर किया जाएगा, कुछ मैच्योर किया जाएगा। आगे उसको जाके निषेचन करना है, क्योंकि इसका पर्पज क्या है, शुक्राणु का पर्पज क्या है, शुक्राणु का निर्माण इसीलिए किया गया है कि वो आगे जाके निषेचन करेगा। अब निषेचन के लिए तैयार भी करता है ये, और क्या करता है, गति बढ़ाता है, क्योंकि अगर वो हाईली मोटाइल नहीं होगा मान लो, तो वो जाके फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा, फ्लोपिन ट्यूब तक नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि जो आप कह सकते हो इजैकुलेशन जो होता है ना, इजैकुलेशन होता है वो वेजाइना के अंदर होता है, वेजाइना के माध्यम से स्पर्म को सफर करना होता है, कहाँ तक जाना होता है, फ्लोपियन ट्यूब तक। तो वो फ्लोपियन ट्यूब तक जाने के लिए उसको क्या है, पूंछ के माध्यम से वो तैरना होगा, तो मोटाइल होना होगा, तो वो मोटाइल करने का काम भी अधिवृषण करता है, फर्टिलाइजेशन के लिए उसको तैयार करता है, ठीक है। और अगर कुछ समय बाद, मतलब कुछ लंबे, जैसे ब्रह्मचारी होते हैं मान लो, वो क्या करते हैं, वो मतलब संभोग करते ही नहीं है, ठीक है। तो ब्रह्मचार्य का पालन करते, तो उनके स्पर्म का क्या होता है, तो उनके स्पर्म क्या हो जाते हैं, वापिस अपने शरीर के अंदर पुनः अवशोषित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, पुनः अवशोषित, इनको खत्म करके पुनः अवशोषित कर लिया जाता है अपने शरीर के द्वारा। तो इसका खत्म नहीं होता, ये मान लो भी संभोग करना जरूरी है, कोई कंपलसरी नहीं है, तो पुनः अवशोषित हो जाते हैं आपके स्पर्म, ठीक है। कुछ समय के लिए स्टोर करता है, मैच्योर करता है, मोटिलिटी बढ़ाता है इसकी, फर्टिलाइजिंग
कैपेसिटी बढ़ाने का काम करता है, स्पर्म को रीअब्जॉर्प्शन करने का काम करता है। तो ये एपिडिडाइमस के कार्य आपको बताए गए हैं। ठीक है, एपिडेम यहाँ से आगे अगर देखा जाए तो यहाँ से आगे आपका शुरू हो जाता है फिर वेस डेफरेंसिया। ठीक है ना, यानी जिसको शुक्र वाहिनी कहते हैं। क्या बोलते हैं? शुक्र वाहिनी बोला जाता है। इसके आगे के भाग को क्या बोला जाता है? शुक्र वाहिनी। मेरे हिसाब से ये लिख लिया होगा आपने, आपको समझ में एक एक करते चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है ना, समझ में सब कुछ आना चाहिए। आ गया ना, यहाँ से स्पर्म बने, यहाँ पे गए, कुछ समय के लिए यहाँ स्टोर हुए, यहाँ पर मैच्योर हुए, तैयार हुए, जवान हुए। सीधी बात कह दो भाई, यहाँ से निकले बचपन से, यहाँ से जन्म लिया, यहाँ जवान हुए, जवान होके निकल रहे हैं यहाँ से कच 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 कच, अब जवान हो गए। ठीक है ना, अब कोई मतलब खाड़ा दाड़ा करने के लिए बाहर निकल रहे हैं। तो ये शुक्र वाहिनी लगभग 40 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। कितनी? 40 सेंटीमीटर लेंथ होती है। और कह सकते हो आप स्लाइटली कोइल्ड होती है। एक जगह से ये इनलार्ज फॉर्म में होती है, जिसे हम क्या बोला जाता है? इनलार्ज फॉर्म एम्पुला, जिसे हम क्या बोलते हैं? एम्पुला फॉर टेम्पोरेरी स्टोर ऑफ स्पर्म। देखो, दो ही बातें याद करनी है आपको। शुक्र वाहिनी जो है ना, शुक्र वाहिनी क्या करती है? तो ये इतनी इसकी लंबाई होती है, 40 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। दूसरा बात, ये गुथी हुई होती है, ये भी गुथी हुई नलिका है एक। ठीक है, थोड़ी सी गुथी है, ज़्यादा नहीं बोलो। एक भाग जो इसका चौड़ा होता है, चौड़े भाग को एम्पुला कहा जाता है। जहां कुछ समय के लिए, जहां कुछ समय के लिए शुक्राणु संग्रहित होते हैं। ठीक है, इट कैरी sperm from epididymis to urethra। यानी ये कह सकते हो आप, यह अधिवृषण से स्पर्म को, शुक्राणु को मूत्र मार्ग तक पहुंचाता है। ठीक है, कुछ नहीं है, चार बातें आपको लिखनी थी, लिख ली होगी। यहाँ से एपिडिडाइमस से यूरेथ्रा, यूरेथ्रा भाग जो है ना मूत्र मार्ग, वहां तक स्पर्म को ले जाने का कार्य कौन करता है? तो वो करता है आपका शुक्र वाहिनी। शुक्र वाहिनी यानी शुक्र को ले जाने वाली वाहिनी, यानी नलिका। शुक्राणुओं को ले जाने वाली नलिका शुक्र वाहिनी कहा जाता है। 40 सेंटीमीटर होती है, थोड़ी सी कोयल है। ये इसका एक चौड़ा भाग होता है, ऐसे एक चौड़ा भाग होता है। क्यों जगह पर रखी है इसने? हाँ, इसका एक चौड़ा भाग होता है, ऐसे चौड़ा भाग होता है मान लो। वहां पर कुछ समय के लिए स्टोर हो जाते हैं स्पर्म। क्या हो जाते हैं? स्टोर हो जाते हैं। इस भाग को क्या बोल दिया? एम्पुला। इस भाग को क्या बोला? एम्पुला। और ये आगे जुड़ जाती है, आगे किससे जाके जुड़ जाती है? तो ये आगे का भाग इसका कहलाता है यूरेथ्रा। जैसे यहाँ से आगे का भाग इसका क्या कहलाता है? यूरेथ्रा। ठीक है ना, यूरेथ्रा, ये यूरेथ्रा कहलाता है मान लो।
समझाने के लिए डायग्राम बनाएंगे। और यहाँ से यहाँ इसके एक इस प्रकार से एक ग्रंथि जुड़ी होती है जिसका नाम होता है एम्पुला के सेमिनल वेजिकल, शुक्राशय जिसको कहा जाता है, शुक्राशय। क्या कहा जाता है? शुक्राशय। ठीक है, तो यानी ये नलिका है, फालतू की बातें हैं, 40 सेंटीमीटर लंबी है, इसके अंदर एम्पुला भाग होता है जहां पर कुछ समय के लिए क्या होते हैं? स्टोर होते हैं। क्या होते हैं? स्टोर होते हैं। क्या स्टोर होते हैं? शुक्राणु स्टोर होते हैं। ठीक है, और अधिविरेचन से कहाँ तक लेके जाती है ये? उसको यूरेथ्रा तक उसको लेके जाने का काम करती है। ठीक है, अब देखो सेमिनल वेजिकल को पढ़ना है हमें। ये सेमिनल वेजिकल है, मान लो ये, ठीक है, शुक्रवाहिनी के एक ग्रंथि जुड़ी होती है जिसको हमने क्या बोल दिया? शुक्राशय बोला। क्या बोला हमने? शुक्राशय बोला। शुक्राशय क्या है? सेमिनल वेजिकल, ठीक है ना, सेमिनल वेजिकल, शुक्राशय। 4 बातें इसकी लिख लो। कितना कंट्रीब्यूट करती है ये? तो लगभग 60% सीमन का भाग बनाती है। ठीक है, वीर्य का 60% भाग सेमिनल वेजिकल द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, सिक्रेशन, सिक्रेट येलोविश एंड स्लाइटली alkaline fluids, यानी यह पीले हल्के क्षारीय द्रव का स्त्रावण करती है। यानी हल्का पीला, थोड़ा सा क्षारीय, हल्के पीले हल्के क्षारीय द्रव का ये स्त्रावण करती है, जिसके अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्या होता है? जिसमें फ्रक्टोज पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जिसमें फ्रक्टोज पाई जाती है। फ्रक्टोज आपसे पूछ ले वीर्य में कौन सी शुगर होती है? फ्रक्टोज शुगर होती है। ठीक है ना। कौन सा इसके द्वारा कौन सा? कैल्शियम। तो कैल्शियम का भी सिक्रेशन किया जाता है। कैल्शियम, इसके अंदर क्या पाया जाता है? कौन सा तत्व सबसे अधिक वीर्य में पाया जाता है? कैल्शियम। ठीक है ना, कैल्शियम। और कुछ एंजाइम का स्त्रावण भी करती है, यानी एंजाइम। तो कुछ एंजाइम कैल्शियम फ्रक्टोज कुछ एल्कलाइन होता है। ये 60% भाग यानी एक तरल पदार्थ का स्त्रावण करता है, सेमिनल वेजिकल सिक्रेशन जिसको बोल देते हैं। ठीक है ना, शुक्राशय से स्त्रावित द्रव बोलते हैं। वो वीर्य का 60% भाग बनाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है 60% भाग बनाता है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है किसके द्वारा वीर्य के अंदर फ्रक्टोज मिलाई जाती है? किस ग्रंथि द्वारा? तो इस ग्रंथि द्वारा क्या किया जाता है? सेमिनल वेजिकल यानी शुक्राशय द्वारा फ्रक्टोज मिलाई जाती है ताकि स्पर्म कुछ समय के लिए एनर्जी प्रोवाइड कर सके उससे और ऊर्जा प्राप्त करके जीवित रह सके। यानी स्पर्म के न्यूट्रिशन के लिए उसके अंदर क्या मिलाया जाता है? फ्रक्टोज। उसके बाद कैल्शियम, कुछ एंजाइम होते हैं जो सीमन को क्लॉट नहीं होने देते। ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं? क्लॉट होने। और कुछ हार्मोन भी है। ठीक है ना, कुछ हार्मोन है जो आगे प्रोस्टेट ग्रंथि को स्टिमुलेट करने का काम करते हैं। इस प्रकार के कुछ हार्मोन भी किसके द्वारा स्त्रावित किए जाते हैं? सेमिनल वेजिकल के द्वारा स्त्रावित किए जाते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हो इस फ्लूइड के अंदर 60% जो भाग बनाता है, इस फ्लूइड में फ्रक्टोज पाए जाते हैं, कैल्शियम और एंजाइम पाए जाते हैं। ये क्षारीय द्रव होता है। और सेमिनल वेजिकल ये एक ग्रंथि है। क्या है? कि ग्रंथि है, एसेसरी ग्लैंड जिसको बोलते हैं। और ये संख्या में पूछ ले सेमिनल वेजिकल कितनी होती है, तो ये पेयर में पाई जाती है। कितने पेयर जो होते हैं? तो एक जोड़ा होता है, एक
इसका जोड़ा होता है। संख्या आपसे पूछ ले तो संख्या इसकी 2 होती है, संख्या इसकी 2 होती है। अगर आपसे शुक्रवाहिनी की संख्या पूछे, शुक्रवाहिनी भी जोड़े में पाई जाती है, उसकी संख्या भी कितनी होती है? 2 होती है। आपसे एपिटिडाइमस पूछे तो ये भी 2 होते हैं, टेस्टिस पूछे तो 2 होते हैं, ठीक है ना, जोड़े में है। अभी तक सारी चीज़ें क्या थी? जोड़े में थी। क्लियर है बात? सेमिनल वेजिकल। अब ये ग्रंथि जो है, अब मैं सारी चीज़ें एक साथ समझा दूंगा आपको, टेंशन मत लेना। आप सुनने की कोशिश, अब लिखने की कोशिश करें थोड़ा सा, ठीक है। आगे ये यूरेथ्रा का भाग, यूरेथ्रा का भाग, ठीक है। एक इधर से भी आ रही है, मान लो 2 नलिकाएं आएंगी ना, एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है। अब जहाँ ये जंक्शन होता है ना, इसको जोड़ने का अंदर से गुजरती है इस प्रकार से, ठीक है। इस ग्रंथि को बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। ये है आपकी प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है? एक तो ये जोड़े में नहीं पाई जाती, एक होती है। संख्या में कितनी होती है? ये संख्या इसकी 1 होती है, जोड़ा एक नहीं होता, संख्या 1 होती है, ठीक है। उसके बाद इसका काम क्या है? तो ये भी कम से कम 20 से 30% कंट्रीब्यूट करती है, यानी 20 से 30% सिमन का भाग बनाती है, वीर्य का भाग बनाती है, ठीक है। और किस का स्त्रावण करती है? तो आप कहोगे ये स्लाइटली एसिडिक, थोड़ा सा अम्लीय है, थोड़ा सा अम्लीय, मिल्की यानी दूध, दुग्ध, दुग्धीय, थोड़ा सा अम्लीय दूधीय पदार्थ का स्त्रावण करती है, यानी द्रव का स्त्रावण करती है, ठीक है। तो यानी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीमन जो होता है उसकी पीएच वैल्यू बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। सीमन की पीएच वैल्यू पर नियंत्रण करने का काम, यानी नियंत्रण करने का काम करती है, याद रखना, नियंत्रण, ठीक है। यानी प्रोस्टेट ग्रंथि जो पीएच प्रोस्टेट ग्रंथि क्या करती है? तो ये एक द्रव का जो मिल्की होता है, यानी दूध जैसा आकृति का एक, क्या करती है? किसका? पदार्थ का स्त्रावण करती है, जो प्रोस्टेट ग्रंथि से होता है। 20 से 30% इसका वीर्य का भाग बनाती है, और ये इसके अंदर एक साइट्रेट क्या करती है? साथ में साइट्रेट का और कुछ हार्मोन का भी स्त्रावण करती है। और वीर्य के अंदर जो गंध आती है वो ज़्यादातर किसके कारण आती है? साइट्रेट के कारण आती है, ठीक है ना। किसके कारण आती है? साइट्रेट के कारण आती है। तो साइट्रेट और कुछ हार्मोन, एंटीकोगुलेशन हार्मोन जो है उनका स्त्रावण करती है, ताकि ये वीर्य का कोगुलेंट यानी उसका थक्का न बने, ठीक है। उसके बाद ये एक हो जाती है आगे, जिसको यूरेथ्रा कहा जाता है। इसके अंदर की डक्ट 2 सेंटीमीटर लंबी होती है, सो एजुकुलेटरी डक्ट कहा जाता है। 2 सेंटीमीटर लंबाई होती है इतने डक्ट को, ठीक है। इसके अंदर से गुजरने के बाद इसको बोला जाता है यूरेथ्रा। क्या बोला जाता है? यूरेथ्रा, यानी मूत्र मार्ग बोला जाता है इसको, मूत्र मार्ग, ठीक है, मूत्र मार्ग, जो पेनिस यानी आपके सिस्टम से होके गुजरता है। इसके आगे यूरेथ्रा बाद में पढ़ेंगे। इसके प्रोस्टेट ग्रंथि के आगे फिर एक स्थित होती है 2 ग्रंथियां इस प्रकार से इसके दोनों तरफ, जिस ग्रंथि का नाम होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या कॉपर्स ग्लैंड। आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, इसलिए क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हो, आपने मेरे पे भरोसा किया है, तो एक एक चीज़ को समझा के, एक एक चीज़ को लिखा के आपको मतलब आपका हक दिया जाएगा, है ना। क्या बात है, मुस्कुराओ। यहाँ पे पाई जाती है कापुरुष ग्रंथि, यानी 2 बनाई है तो आप कहोगे जी ये पैर में पाई जाती है, यानी जोड़े के अंदर पाई जाती है। जोड़ा कितना? 1, संख्या पूछे तो 2। ये भी वीर्य का 10% भाग वीर्य का बनाती है। क्या बनाती है? वीर्य का 10% भाग बनाती है इसके सिक्रेशन से। क्या स्त्रावण करती है ये? तो ये लुब्रिकेंट का स्त्रावण करती है,
यानी ये स्नेहक का स्त्रावण करती है एक, मान लो, ठीक है। और ये क्षारीय द्रव का स्त्रावण करती है, क्षारीय द्रव का स्त्रावण करती है। क्षारीय द्रव का स्त्रावण करने का मतलब क्या है, क्योंकि देखो हमारे एक ही मार्ग है, यहाँ से यूरेथ्रा के अंदर एज वेल एज सीमन भी जाता है, यानी स्पर्म भी यहीं से जाते हैं और यूरिन भी यहीं जाता है, क्योंकि कॉमन डक्ट होती है किसके अंदर, मानव के अंदर, पुरुष के अंदर जो डक्ट है यूरेथ्रा, वो स्पर्म को भी कैरी करती है और किसको करती है, यूरिन यानी मूत्र को भी कैरी करती है। दोनों एक ही रास्ते से होके जाते हैं, दोनों एक साथ कभी नहीं जा सकते, यानी यूरिन और वीर्य दोनों एक साथ कभी नहीं आएंगे, दोनों अलग अलग समय पे होंगे, ठीक है ना। ऐसा होना चाहे तो नहीं हो सकता। तो यहाँ से सीमन भी जा रहा है और यूरिन भी जा रहा है। अब यूरिन जो होता है, यूरिन होता है उसकी पीएच वैल्यू 6.5, यानी वो एक अम्लीय प्रवृत्ति का द्रव होता है, और सीमन जो होता है वो क्षारीय प्रवृत्ति का द्रव होता है, यानी क्षारीय है और एक क्या है, अम्लीय। अब 6.5 पीएच वाली चीज़ें इसके अंदर कुछ पड़ी हो यूरेथ्रा के अंदर पहले, तो वो क्या करेगी, वो हो सकता है सीमन में स्पर्म को नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि एसिडिक पीएच वैल्यू पे स्पर्म जिंदा नहीं रह सकता, मर जाएगा। तो वो क्या करता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है आपके ऑर्गेजम से पहले, या कोपुलेशन बोल सकते हो, या आप मिटअप बोल सकते हो, या सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, संभोग के दौरान क्या करता है, एक लुब्रिकेंट का स्त्रावण करता है, यानी एक स्नेहक तरल द्रव पदार्थ का स्त्रावण करता है, और उसका पीएच वैल्यू जो होती है वो ज़्यादा होती है, 7 से ज़्यादा होती है, वो क्षारीय द्रव होता है, ताकि उसके अंदर से पहले, यानी सीमन स्पर्म के आने से पहले क्या हो सके, वो आपका यूरेथ्रा जो है वो क्या हो, एल्कलाइन हो जाए, उसके अंदर एसिडिक कोई चीज़ है वो ख़त्म हो जाए, नष्ट हो जाए, ऐसे लुब्रिकेंट। और संभोग करते समय आपको लुब्रिकेशन का एहसास हो, यानी वो उस समय उस चीज़ को आसान बनाने के लिए, संभोग को आसान बनाने के लिए एक तरल पदार्थ, चिपचिपा पदार्थ का स्त्रावण किया जाता है पहले, ठीक है ना। यानी सेक्स के दौरान, संभोग के दौरान क्या किया जाता है कि लुब्रिकेंट यानी स्नेहक का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि इसको एक तो साफ करना होता है, उसके बाद संभोग में आसानी बनानी होती है। तो वो किस ग्रंथि से होता है, कॉपर्स ग्लैंड से होता है, जिस 10% हिस्सा इसका भी रहता है सीमन के फॉर्मेशन के अंदर, यानी वीर्य के निर्माण के अंदर। क्लियर हुई बात, ठीक है ना। तो ये बात थी। उसके बाद आपका यूरेथ्रा, यूरेथ्रा पेनिस से होकर निकलने वाली एक नलिका है, क्या है कि नलिका है, जो कहाँ से स्टार्ट होती है, जहाँ से पेनिस स्टार्ट होता है वहाँ से लेकर आगे तक जाती है। पेनिस के अंदर ये दोनों यूरेथ्रा मूत्र मार्ग क्या कैरी करते हैं, दोनों सीमन और मूत्र दोनों को कैरी करते हैं, ठीक है ना, दोनों एक समय नहीं होते। उसके बाद पेनिस सेशन, ठीक है। अब थोड़ा सा अच्छा सा डायग्राम बना के समझ लेते हैं, सीमन क्या है, स्पर्म क्या है। देखो ये देखो, मान लो ये स्क्रोटम है, साइड व्यू लेते हैं इसका ना, ये स्क्रोटम है, ये पेनिस है मान लो, ये टेस्टिस आपका, ये एपिडिडाइमस है, इसके अंदर ये टेस्टिस बना दो, मान लो ये टेस्टिस बना दिया मैंने, ये एपिडिडाइमस है। यहाँ से एक नलिका निकलती है जिसका नाम क्या है, शुक्र वाहिनी से, वह शुक्र वाहिनी है। एक बात तो ये हो गई, क्लियर हुई, ठीक है। शुक्र वाहिनी आगे जाके एक इधर से शुक्र वाहिनी आती है, दूसरी, दोनों इकट्ठी हो जाती है और यहाँ पर इकट्ठी होती है वो ग्रंथि आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है। अब यहाँ से जैसे ही निकलती है, यहाँ से जैसे ही निकलती है, तो यहाँ पे जहाँ से पेनिस स्टार्ट होता है वहाँ पे 2 ग्रंथियाँ पाई जाती है, जिसका नाम क्या है, कॉपर्स ग्रंथि। अब यहाँ से सब कुछ समझाएंगे।
ठीक है। और इसके बाद यहाँ से होते होते ये यूरेथ्रा क्लियर कर जाता है, जिसे यूरेथ्रल ओरिफिस कहते हैं, यानी मूत्र मार्ग छिद्र कहा जाता है, ओपनिंग छिद्र। ठीक है। यहाँ पे एक ग्रंथि थी जिसका नाम क्या था, इस प्रकार से जुड़ी एम्पुला भाग में, सेमिनल वेजिकल यानी शुक्राशय। क्या था उसका नाम? शुक्राशय था। ये बात हुई। इसका नाम आपको पता ही होगा, स्क्रोटम है। स्क्रोटम है, वृषण कोश है, वृषण कोश में वृषण स्थित है। ठीक है। इसे बोलते हैं पिनस, पेनिस, सिसन कहा जाता है। सिसन के आगे वाले भाग को ग्लैंस पेनिस कहा जाता है, ग्लैंस पेनिस कहा जाता है। ठीक है। और उसके ऊपर जो स्किन होती है उसको कहा जाता है फोर स्किन, फोर स्किन। ठीक है। और इसके अंदर टिश्यू पाए जाते हैं, 3 कॉलम पाए जाते हैं। वैसे वो चीज़ें बाद में पढ़ेंगे। इरेक्शन किस प्रकार से होता है, ये इरेक्टाइल टिश्यू पाए जाते हैं। इरेक्शन किस प्रकार से होता है, अलग अलग तरीके से क्या क्या इसके अंदर इरेक्शन होता है, किस तरीके से होता है, वाइग्रा क्या काम करती है आपके, ये चीज़ भी पढ़ेंगे। मतलब टेंशन मत लो, ठीक है ना। यहाँ से स्पर्म तैयार होकर शुक्रवाहिनी शुक्राशय से गए। शुक्राशय ने क्या किया, अपना 60% योगदान दिया इसके अंदर फ्रक्टोज वगैरह मिला के। क्या किया, फ्रक्टोज वगैरह मिला के, इस कैल्शियम मिला के इसके 60% वीर्य का भाग तैयार किया शुक्राशय ने। यहाँ से फिर जैसे ही आपका ऑर्गेजम तक पहुँचने वाले हो तो यहाँ से निकला, और यहाँ से एक फ्लूइड निकला, मिल्की मिल्की यानी दूध, यह जो रंग का एक क्या है, वाइट कलर का फ्लूइड निकलता है यहाँ से। ठीक है, वाइट कलर का। तो वो उसने अपना 20 से 30% योगदान दिया, पीएच वैल्यू को सेट किया और यहाँ से निकला। यहाँ से पहले ही लुब्रिकेशन निकल जाता है, ताकि इस मार्ग से निकल जाता है, ताकि क्या हो, वो इस पहले तो इस मार्ग को साफ कर सके। ठीक है, ताकि स्पर्म जो आएंगे उनको नुकसान ना हो। दूसरा क्या कर सके, वो इस मतलब इंटरकोर्स के दौरान लुब्रिकेशन यानी आपका उसको आसान बना सके। ठीक है ना, क्या बना सके, संभोग को आसान बनाने के लिए एक तरल पदार्थ, चिकने पदार्थ का स्त्रावण करता है। कौन करती है, ये ग्रंथियाँ करती है। क्लियर हुई बात, ठीक है ना, ये बात क्लियर होनी चाहिए आपकी बस। ठीक है। उसके बाद पीनस जो होता है, वो पीनस क्या है, स्पंजी टिश्यू जो होते हैं, स्पंजी टिश्यू से बना हुआ एक क्या है, अंग है, जो एक्सटर्नल ऑर्गन है। ठीक है, जो क्या करता है, ये भी अपने रिप्रोडक्शन के अंदर बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ठीक है, क्या निभाता है, रिप्रोडक्शन में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। थोड़ा पानी पी लूँ भाई एक बार। ठीक है, तो इसके अंदर भी क्या पाए जाते हैं, स्पंजी टिश्यू पाए जाते हैं, जिसे इरेक्टाइल टिश्यू कह देते हैं। वैसे 3 प्रकार के सिलेंड्रिकल स्पंजी टिश्यू होते हैं इसके अंदर, सभी को एक इकट्ठा नाम दे दिया, उत्तेजक, उत्तक। ठीक है, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, इरेक्टाइल टिश्यू पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, इरेक्टाइल टिश्यू पाए जाते हैं, इरेक्टाइल टिश्यू। ठीक है, इरेक्टाइल टिश्यू पाए जाते हैं। आप क्या इसको उत्तेजक, उत्तेजक उत्तक पाए जाते हैं। यानी जब भी आपके ये, वैसे तो आपको तो स्केलेटल मसल भी कह सकते हो, आप ये कह सकते हो उसके अंदर मिक्स पाई जाती है, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल। ये जो है आपके हिसाब से काम नहीं करते, ये नर्वस सिस्टम के हिसाब से काम करते हैं। जब भी आपके दिमाग में उल्टी बातें आती है, ठीक है, जब भी मतलब किसी का संभोग करने का दिल करता है, तो दिमाग अपने आप, दिमाग में ये बातें चलेगी, दिमाग अपने आप क्या कर देते हैं, वो इसकी मांसपेशियों के अंदर, मसल के अंदर, इन टिश्यू के अंदर, इरेक्टाइल टिश्यू जो है इनके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन, आपकी हार्ट बीट बढ़ा के आपका उसके सर्कुलेशन ज़्यादा कर देते हैं। जैसे ही इरेक्ट पेनिस के अंदर
क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है तो वो टिश्यू क्या हो जाते हैं, इरेक्ट हो जाते हैं, इरेक्ट हो जाते हैं यानी उत्तेजित हो जाते हैं, ठीक है ना। पहले वो क्या थे, स्मूथ थे, यानी वो आप कह सकते हो सॉफ्ट थे, उसके बाद वो क्या है, हार्ड हो जाते हैं थोड़े। और यही कारण है, आप जैसे वाइग्रा वगैरह खाते हो तो वो कुछ नहीं बढ़ाता। वाइग्रा वगैरह क्या बढ़ाता है आपका, यानी आपने कभी और चीज़ें शिलाजीत वगैरह यूज़ किया हो या ऐसे कैप्सूल जो यूज़ किए हो जो आपका मतलब भ्रम फैलाते हो, ठीक है ना, दिमाग में, तो वो कुछ नहीं करते। वो आपके क्या करते हैं, वो हार्ट बीट को बढ़ाते हैं और आपके ब्लड सर्कुलेशन को, टिश्यू के अंदर जो ब्लड वेजल्स जो आपके पेनिस के अंदर जाती है उनको बढ़ाते हैं, ताकि वो आपके ब्लड का सर्कुलेशन या ब्लड फ्लो जो हो रहा है आपके पेनिस के अंदर वो अच्छे से हो सके। अच्छे से होने से बहुत ज़्यादा मतलब उसके अंदर इरेक्शन आ जाता है। तो इस प्रकार वाइग्रा वगैरह आपकी काम करती है, ठीक है ना। तो वो कुछ भी काम नहीं करती, वो सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने का काम करती है। क्लियर हुई, थोड़ा बहुत नशा करती होगी आपको। और किसके अंदर इरेक्टाइल टिश्यू पाए जाते हैं, आगे का भाग क्या है, ग्लैंस पेनिस कहलाता है, या इसे ऊपर जो ढका होता है ना, इसको मतलब फोरस्किन कहते हैं। मतलब मानव का यानी पुरुष का जो हाईली सेंसिटिव पार्ट है वो है ग्लैंस पेनिस। सबसे सेंसिटिव पार्ट कौन सा है, ग्लैंस पेनिस है, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अब 4 बातें हम पढ़ते हैं सीमन के बारे में और 4 पढ़ते हैं स्पर्म के बारे में। स्पर्म क्या है और सीमन क्या है। ना 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 ना। ठीक है, नाम आपको नहीं लिखने टिश्यू के, कॉर्पस, स्पेंजियम, बहुत लंबे लंबे नाम है। ना 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 ना। एक तो यहाँ पे मैंने लिखा स्पम, बहुत अच्छा नाम है, शुक्राणु। और एक हमें पढ़ना है सीमन के क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, यानी वीर्य। उससे पहले एक क्वेश्चन आप याद कर लो, आपने पढ़ा होगा नसबंदी, नसबंदी, पुरुष नसबंदी को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो आपने पढ़ा वेस डेफरेंस, उसको क्या कर दिया जाता है, कट करके सील कर दिया जाता है, उसको टाई कह सकते हो, बांध दिया जाता है। यानी जो वेस्ट डेफरेंस थी उसको यहाँ से काटा जाता है। कहाँ से काटा जाता है, दोनों तरफ से, दोनों को काटा जाता है। एपिडिडाइमस से आगे का भाग, सेमिनल वेजिकल से पहले के भाग को काट दिया जाता है और काट के इसको क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। यहाँ पे बांध दिया, इसको ऐसे बांध दिया। अब जो स्पर्म आ रहे थे वो इधर से इधर नहीं जाते और इधर से इधर नहीं जा पाएंगे, ठीक है, यानी इसको बीच से रास्ता अलग कर दिया, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं नसबंदी, जिसको हम बोलते हैं वेसेक्टोमी। वैसेक्टोमी का मतलब काटना, ठीक है, और वैसेक का मतलब वेस डेफरेंस को काटना है। तो वैसेक्टोमी क्या है, आपसे पूछ लिए वैसेक्टोमी क्या है, तो पुरुष नसबंदी को वैसेक्टोमी कहा जाता है, जिसके अंदर शुक्र वाहिनी को काट के बांध दिया जाता है ताकि स्पर्म जो है या शुक्राणु जो है उसका रास्ता बंद हो जाए, वीर्य के अंदर वो क्या नहीं आए, स्पर्म नहीं आए, ठीक है ना। उससे आपके नसबंदी करवाने से एक भ्रम है वो नहीं फैलता। पहले तो इंदिरा गांधी ने मतलब प्रधानमंत्री जो थे हमारे, उन्होंने क्या किया था, नसबंदी पकड़ पकड़ के करवानी शुरू कर दी थी जनसंख्या कम करने के लिए। तो वो नसबंदी का मतलब ये नहीं है भी आपकी जो सेक्सुअल पावर है वो कम हो जाएगी, उससे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपके स्पर्म जो है वो वीर्य के अंदर नहीं होंगे, बस इतना फर्क पड़ेगा। जो वीर्य होता है उसके अंदर स्पर्म नहीं होते, बाकी सारा कुछ वही होता है, सेम सिस्टम होता है, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। यानी शुक्राणु वीर्य के अंदर नहीं होते, बाकी सारा कुछ वही होता है। इससे अपने सेक्सुअल लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ता नसबंदी से, ठीक है। चाहे महिला की नसबंदी हो चाहे पुरुष की नसबंदी हो, उसके अंदर स्पर्म नहीं होंगे, यानी प्रेगनेंसी के चांस नहीं होते उसके बाद, ठीक है ना। तो वो वैसेक्टोमी होती है, क्या होती है, वैसेक्टोमी, ठीक है ना। वीर्य उतना ही होगा, स्पर्म नहीं होंगे उसके अंदर वैसेक्टोमी के बाद। क्लियर हुई बात, तो ये बात भी याद कर लेनी है आपको। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, पुरुष नसबंदी को क्या कहा जाता है। एक होता है शुक्राणु, एक होता है वीर्य, ठीक है।
ठीक है। एक होता है शुक्राणु, एक होता है वीर्य। ठीक, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अब तक 40 मिनट हुआ। ठीक है, टाइम देखने गया था मैं कितना हो गया ना। शुक्राणु क्या होता है, देखो एक तो ये सेल है, यानी शुक्राणु क्या है, कोशिका ही है, कुछ नहीं है, कोशिका है। ठीक, एक बात तो ये याद रखना, शुक्राणु क्या है, कोशिका है। कौन सी कोशिका है, तो आप कहोगे जी मेल रिप्रोडक्टिव सेल है ये। पुरुष या नर जनन कोशिका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुरुष जनन कोशिका को क्या कहा जाता है, या इसको हम बोलते हैं मेल गैमेट बोल देते हैं। इसके लिए शब्द जो यूज होते हैं वो सारे लिखा देता हूं मैं। नर युग्मक, नर युग्मक बोल देते हैं, नर युग्मक मेल गैमेट बोल देते हैं। मेल गैमेट यानी नर युग्मक को क्या कहा जाता है, शुक्राणु। शुक्राणु क्या है, मेल गैमेट है। उसके बाद आप पुरुष जनन कोशिका कौन सी है, शुक्राणु है, ठीक है ना, और है क्या, कोशिका ही है। और इसके साथ ये सबसे छोटी कोशिका है, स्मॉलेस्ट सेल है, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। मानव की सबसे छोटी कोशिका ये, सबसे छोटी कोशिका है, छोटी कोशिका है। ठीक है, मानव की सबसे छोटी कोशिका है, सबसे छोटी कोशिका है, यानी ये लगभग 4 माइक्रोन के लगभग, जो 4 माइक्रोन के लगभग होती है। ठीक है, मानव की सबसे छोटी कोशिका है, पुरुष जनन कोशिका है, ठीक है ना, पुरुष जनन कोशिका है, मेल गैमेट है, कोशिका है। क्लियर हुई बात। उसके बाद और क्या स्पर्म से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अपना नहीं रहा भाई, क्या देख रहे हो, देखो रेल नहीं रहे। ठीक है, जनन कोशिका है। फर्टिलाइजेशन के लिए कितने शुक्राणु की आवश्यकता होती है, निषेचन के लिए 1 शुक्राणु की आवश्यकता होती है। निषेचन के लिए 1 शुक्राणु की आवश्यकता होती है, 1 शुक्राणु की आवश्यकता होती है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, कितने शुक्राणु की आवश्यकता होती है। यानी फर्टिलाइजेशन प्रेगनेंसी के लिए 1 शुक्राणु ही काफ़ी है, लेकिन 1 शुक्राणु आपके फ्लोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए आपके मिलियंस में शुक्राणु क्या किए जाते हैं, सिक्रेट किए जाते हैं, स्त्रावित किए जाते हैं, कहाँ से, वहाँ से। ठीक है, एक कौन सा सेल है ये, तो आप कह सकते हो हैप्लॉइड सेल है ये, हैप्लॉइड सेल होता है। हैप्लॉइड का मतलब अगुणित कोशिका है, ये लिख लो आप, मैं जब क्रोमोसोम कराऊंगा बता दूंगा। कोशिका है, अगुणित कोशिका का मतलब होता है, एक होता है डिप्लॉइड, एक होता है हैप्लॉइड। डिप्लॉइड गुणित कोशिका जिसके अंदर जोड़े में क्रोमोसोम पाए जाते हैं उसे डिप्लॉइड सेल कहते हैं, और जिस कोशिका के अंदर जोड़े में क्रोमोसोम नहीं पाए जाते उसे हैप्लॉइड सेल कहते हैं। तो यानी इसके अंदर जोड़े में नहीं पाए जाते, तो 23 गुणसूत्र ही होते हैं इसके अंदर। कितने गुणसूत्र होते हैं, 23 ही गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़े नहीं होते, 23 गुणसूत्रों की संख्या इसके अंदर होती है, 23 गुणसूत्रों की संख्या इसके अंदर होती है। ठीक है ना, क्लियर हुई बात। तो इस शुक्राणु से आपसे, एक तो ये पुरुष है उसका जनन कोशिका है, दूसरी ये उसको युग्मक कहा जाता है, सबसे छोटी कोशिका है, हैप्लॉइड कोशिका है। क्या है ये, हैप्लॉइड कोशिका है। ठीक है, उसके बाद आपने पढ़ा भी हैप्लॉइड है तो इसमें कितने गुणसूत्र हैं, 23 गुणसूत्र हैं। बाकी चीज़ें आगे पढ़ेंगे। इसका आकार जो है, इसकी संरचना क्या होती है, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसकी संरचना के बारे में देखें तो ये है इसकी संरचना, ये इसकी संरचना, ये इसकी संरचना। यानी गुण शुक्राणु जो है, इसको साफ कर देता हूं मैं। शुक्राणु जो है उसको 4 भागों में बांटा, स्ट्रक्चर ऑफ
स्पर्म के बोल लो, स्पर्म की शुक्राणु की संरचना, शुक्राणु की संरचना, शुक्राणु की संरचना, ठीक है, शुक्राणु की संरचना, इसको 4 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, इसको कितने भागों में बांटा जा सकता है? 4 भागों में, 4 पार्ट। एक को बोलते हैं हेड, दूसरा आ गया इसका नेक, तीसरा आ गया इसका मिडल फीस या मिड पीस बोल दो, और चौथा आ गया इसका टेल, यानी इसकी पूंछ आ गई, इसका मध्य भाग आ गया, ठीक है, और इसके नेक यानी इसका गर्दन, क्या बोल दिया, गर्दन आ गई, हेड यानी इसका सिर आ गया। 4 भागों में इसको बांटा जा सकता है, यानी इस भाग को हेड कहा जाता है, इससे इस भाग को तो हेड कहा जाता है। इतना भाग है, इतना छोटा सा भाग, इसका छोटा सा भाग, इसको नेक कहा जाता है। अब इस भाग को, इस भाग को, इस भाग को, इस भाग को, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको मिड पीस कहा जाता है। और आगे के भाग को हमने क्या बोल दिया? टेल, पूंछ। ठीक है, तो ये इसके 4 भाग, 4 भाग में इसके अंदर ये बना दिया मैंने, ये ठीक। आपसे कई बार पूछ लिया जाता है, कुछ पूछा जाता है आपसे, ठीक, कुछ पूछा जाता है आपसे तो बताना है आपको। क्या पूछा जाता है आपसे? ये पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? ये पूछा जाता है। ये क्या जी? ये हेड, आप लिख लो, हेड में क्या पूछा जाता है आपसे। हेड जो है, एक तो ऊपर का भाग है, कोई बात नहीं, हेड का एक भाग होता है ऊपर, आगे वाले भाग को, टिप पॉइंट जो होता है, इसको एक्रोसोम बोलते हैं, एक्रोसोम बोलते हैं, ये बात जरूर याद रखनी है। क्या बोलते हैं? एक्रोसोम, ठीक है, एक्रोसोम। इसके एक भाग को क्या बोलते हैं? एक्रोसोम बोलते हैं, ठीक है, एक्रोसोम। एक्रोसोम क्या करता है? तो इसके अंदर एंजाइम भरे होते हैं, क्या बोलते हैं? एंजाइम, इसके अंदर एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। और कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसके अंदर पाए जाते हैं, यानी हाइड्रोजल लाइटिक को तोड़ना, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसमें होते हैं, ठीक है। कौन से क्या होते हैं इसके अंदर? हाइड्रोलाइटिक, हाइड्रोलाइटिक। इस एंजाइम का नाम क्या होता है? देखो, हाइलोलुनिडेज, हाइलोलुनिडेज इस एंजाइम का नाम होता है। जो आपके कोरोना रेडिएटा जो आपकी पाई जाती है, कोरोना रेडिएटा जो एग के ऊपर, एग के ऊपर क्या पाई जाती है? आपकी एक लेयर पाई जाती है, उसको भेदने के काम आता है, पेनिट्रेट करने के काम आता है, उसको क्या करता है ये, ठीक है। ये एंजाइम क्या करता है? तो पेनिट्रेट एग लाइनिंग, एग लेयर कह सकते हो आप, जिसका नाम है कोरोना रेडिएटा, रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा नाम है जिसका, ठीक है। उसको भेदने के काम आता है, यानी कोरोना रेडिएटा को भेदने के काम आता है, कोरोना रेडिएटा को भेदने के काम आता है। ये जैसे कोरोना रेडिएट, उसको भेदने के लिए ये काम आएगा, इसका क्या आएगा? एक्रोसोम, और ये अंदर घुस जाएगा फिर न्यूक्लियस के पास, ठीक है, एक्रोसोम। तो ये भेदने के काम आता है आगे का भाग। इसके अंदर ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, हाइलोनिडेज नाम है इसका, ये भेद देगा।
अब इसके अंदर हेड के अंदर और क्या पाए जाते हैं, तो हेड के अंदर आपका न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, बाकी और चीज़ें पाई जाती है। एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी काय से होता है, याद रखना। न्यूक्लियस केंद्रक पाया जाता है। जो निषेचन में, केवल निषेचन में कौन भाग लेता है, निषेचन में केवल केंद्रक भाग लेता है, ये बात भी याद रखना। ठीक है, कौन करता है, केंद्रक भाग लेता है, बाकी भाग बाहर ही खत्म हो जाता है इसका, केंद्रक अंदर जाता है। तो ये क्या है, तो इसका हेड के अंदर केंद्रक पाया जाता है। और केंद्रक जो है, तो केंद्रक के अंदर आपको पता ही है क्या पाए जाते हैं, क्रोमोसोम और डीएनए। क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र भी पाए जाते हैं और डीएनए भी इसके अंदर पाए जाते हैं। तो आपसे पूछ ले डीएनए कहाँ पाया जाता है, हेड के अंदर। क्रोमोसोम कहाँ है, हेड के अंदर। केंद्रक कहाँ पाया जाता है, हेड के अंदर। एक्रोसोम का किसका भाग है, हेड का, यानी ये सर का भाग है। इसके बाद नेक जो होता है ना, नेक 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 उसके अंदर सेंट्रियोल पाए जाते हैं। ठीक है ना, जो जाइगोट के फॉर्मेशन में सहायता करेंगे, जाइगोट के फॉर्मेशन में सहायता करेंगे आगे। ठीक है, सेंट्रियोल पाए जाते हैं, नेक। और मिडल पीस और हेड के बीच के भाग को नेक कहा जाता है। ठीक है ना, आपकी गर्दन जैसे आपका हेड हो गया, ये क्रोमोसोम का हेड है, ये आपकी नेक हो गई। आपकी नेक तो यहीं पे है ना, उसके बीच वाला भाग आपका पेट वगैरह, सारे के सारे पेट हो गया, आपकी वक्ष छाती हो गई, उसको हमने मिड पीस बोल दिया, यानी पूरा काम यहीं से हो रहा है। पैरों को चलने के लिए काम आते हैं, उसको हमने टेल बोल दिया, सेम का सेम प्रोसीजर ये मान लो। ठीक है ना, तो मिड पीस। इसके अंदर क्या होते हैं, तो इसके अंदर ये दिखाए गए हैं, तो देख लो, माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, क्या करते हैं, स्पर्म, यानी ये स्पर्म को ऊर्जा, शुक्राणु को ऊर्जा देने का काम करते हैं, कार्य माइटोकॉन्ड्रिया का है। ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा देगा, इसको मोटाइल बनाने में सहायता करेगा। अभी ये पेनिस से निकलकर फ्लोपियन ट्यूब तक कैसे पहुंचेगा, तो इसको एनर्जी पूंछ हिलाएगा, ये पूंछ हिलाएगा, तो इसको ऊर्जा देना तो पड़ेगा ना। ऊर्जा कौन देता है, मिड पीस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, इसको एनर्जाइड बनाते हैं, एनर्जी देते हैं पूंछ को हिलाने के लिए। ठीक है, टेल क्या है, इसको मोटिलिटी प्रोवाइड करती है, इसको क्या करती है, मोटिलिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, आपको इसको गति योग्य बनाती है पूंछ। ठीक है, और इसका कोई काम नहीं है, फ्लैजिला जैसे होती है मान लो। ठीक है ना, ऐसे 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 हिलती रहती है, जब ये हिलेगी तो स्पर्म आगे बढ़ेगा। ठीक है ना, आपने एनिमेशन वगैरह देखे होंगे। तो ये स्पर्म हिले, स्पर्म को मोटाइल यानी स्पर्म अपने आप गति करता है, ये आपको पता ही होगा। फ्लोपियन ट्यूब तक पहुंचा, वेजिना, वेजिना के बाद गर्भाशय को क्रॉस करके फ्लोपियन ट्यूब तक पहुंचा, तो ये अपने आप तो पहुंचेगा नहीं। ठीक है, इसको चलना पड़ेगा, तो पूंछ हिलानी पड़ेगी। जैसे ही ये पूंछ हिलाएगा तो ये कहाँ पहुंच जाता है, पूंछ हिला के फ्लोपियन ट्यूब तक पहुंच जाता है, फ्लोपियन ट्यूब तक पहुंच जाता है। तो पूंछ इसको क्या करती है, मोटिलिटी प्रदान करती है। क्लियर हुई बात। तो हेड इसको क्या देता है, इसके अंदर जेनेटिकल मटेरियल पाया जाता है। ठीक है, एक्रोसोम भेदने के लिए अंडे को, न्यूक्लियस इसमें आगे जाके फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट का निर्माण करेगा। सेंट्रियोल क्या करेंगे, आगे जाइगोट के निर्माण में सहायता करेंगे। जब सेल विभाजन होगा तो सेंट्रोसोम बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देगा, पूंछ इसको मोटाइल बनाएगा यानी गतिशील बनाएगा। सीमन के बारे में दो बातें और पढ़ लेते हैं आप। सीमन यानी वीर्य, मिल्की फ्लूइड है, यानी सफ़ेद या दूधिया सफ़ेद द्रव होता है। ठीक है, एल्कलाइन फ्लूइड है, यानी क्षारीय द्रव है। कैसा द्रव है, क्षारीय द्रव है। क्लियर हुई। इसकी पीएच वैल्यू जो होती है, तो आपका 7.35 से लेकर 7.5
के लगभग होते हैं, यानी 7 से थोड़ी ऊपर तो स्लाइटली अल्काइन है, ये थोड़ा क्षारीय द्रव है, थोड़ा सा क्षारीय, ज़्यादा क्षारीय नहीं है, क्योंकि इसकी pH वैल्यू लगभग ब्लड के समान होती है, ये मान लो, क्योंकि ब्लड की होती है 7.4 और इसकी 7.4 के नज़दीक इसकी होती है, तो आप ब्लड के समान इसकी pH वैल्यू होती है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर कौन सी शुगर पाई जाती है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसके अंदर फ्रक्टोज शुगर पाई जाती है। कौन सी शुगर पाई जाती है? फ्रक्टोज, जो मीठे फलों के अंदर फ्रक्टोज यानी, ठीक है ना, फ्रक्टोज सबसे स्वीटेस्ट शुगर जिसे बोला जाता है, या जो प्राकृतिक सबसे मीठी शर्करा जिसे बोला जाता है, वो होती है फ्रक्टोज। फलों का मीठा होना, शहद का मीठा होना फ्रक्टोज के कारण होता है। किसके कारण होता है? फ्रक्टोज के कारण होता है। इसके अंदर अगर आपसे पूछे एलिमेंट कौन सा पाया जाता है, एलिमेंट यानी तत्व कौन सा पाया जाता है, तो कैल्शियम पाया जाता है। याद रखना, कैल्शियम कौन पाया जाता है? कैल्शियम सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है ना, क्लियर हुई बात? ये पाया जाता है, ठीक है, फ्रक्टोज। और इसके अंदर जो गंध आती है, जो मान लो कह सकते हो बदबू आती है, वो किसके कारण आती है? तो वो आती है साइट्रेट के कारण। किसके कारण आती है? साइट्रेट के कारण आती है। इसके अंदर होते हैं, क्या होते हैं ये, मतलब क्या करता है? विस्कोसिटी प्रदान करता है, आप कह सकते हो। ये मतलब उसको क्या कहना, तरलता प्रदान करता है, ताकि उसके अंदर स्पर्म जा सके। स्पर्म को ये क्या दे सके, उसको न्यूट्रिशन देने के काम आता है सीमन। उसके बाद इसको क्या करेगा, इसको जब मोटाइल होगा, मान लो अगर पानी ना होगा और लिक्विडिटी ना होगी, तो स्पर्म कैसे उसमें मोटिलिटी कर सकेगा, या आप कह सकते हो उसके अंदर स्विमिंग कैसे कर सकेगा। यानी तैरने के लिए ये रास्ता प्रदान भी कौन करता है? वीर्य करता है। दूसरी बातें, उसके बाद इसकी पीएच वैल्यू को निर्धारित करता है, नेचर को बनाए रखने के लिए। इसका टेम्परेचर जो होता है उसको मेंटेन करके रखता है, ताकि उसके अंदर जो वीर्य के अंदर जो स्पर्म है, शुक्राणु है, वो नष्ट ना हो सके। तो स्पर्म के लाभ फायदे के लिए ये सारा कुछ बनाया गया है, सीमन वीर्य। ठीक है ना। अगर आपसे पूछे एक समय में कितना, ठीक है, वन टाइम इजैकुलेशन कितना होता है, यानी एक टाइम में स्त्रावित कितना होता है, तो एक समय में स्त्रावित होता है 3 ml, 3 मिलीलीटर। एक बार में कितना स्त्रावित होता है? जब मतलब पुरुष ऑर्गेजम पे पहुंचता है, ऑर्गेजम पे पहुंचने के बाद कुछ सेकंड का जो मतलब एक टाइमिंग होता है, जो मतलब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, उस समय जब एजुकुलेशन होता है, तब 3 ml वीर्य का मतलब क्या किया जाता है? स्त्रावण किया जाता है। 3 ml वीर्य वेजाइना के अंदर डाला जाता है। कितना? 3 ml, ठीक है ना, 3 ml। और अगर पूछे एक टाइम 3 ml वीर्य के अंदर कितने लगभग स्पर्म पाए जाते हैं, तो 200 से 300 मिलियन कह सकते हो आप। 200 से 300 मिलियन, ठीक है, 200 से 300 मिलियन, यानी 20 से 30 लाख के बीच में। अत्रि 20 से 30 करोड़ कितने स्पर्म पाए जाते हैं? 20 से 30 करोड़ स्पर्म पाए जाते हैं। ठीक है ना। एक बार 20 से 30 करोड़ स्पर्म जो है उनका आप बाहर निकाल देते हो, यानी एक बार जब संभोग किया जाता है तो लगभग कितने स्पर्म बाहर निकल जाते हैं? 20 से 30 करोड़, यानी थोड़े से 3 ml वीर्य के अंदर इतने स्पर्म पाए जाते हैं। ठीक है। अब कई बार ये कह दिया जाता है स्पर्म काउंट लो है, या मतलब लो स्पर्म काउंट कह दिया जाता है। तो कितने हो, मतलब लो स्पर्म काउंट कितने? तो 1 ml में 20 मिलियन से अगर नीचे है ना, 20 मिलियन से पर ml स्पर्म नीचे हैं, यानी इसका काउंटेशन अगर मतलब 60 मिलियन है 3 ml के अंदर, तो वो क्या है? लो स्पर्म काउंट माना जाता है। ठीक है। इस लो स्पर्म काउंट के कारण भी आप कह सकते हो बाप बनने में अयोग्य हो सकते हो, यानी प्रेग्नेंट
महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी अगर इतने ml से आपका वीर्य में इतने स्पर्म से नीचे है। दूसरा, अगर 60% आपके हेल्दी स्पर्म नहीं है, कम से कम कितने चाहिए, 60% हेल्दी चाहिए और हाईली मोटाइल चाहिए, हाईली मोटाइल, बहुत ज़्यादा गतिशील भी होनी चाहिए, लगभग कितने 60%। अगर 60% हाईली मोटाइल नहीं है और हेल्दी नहीं है, ठीक है, उनकी शेप नॉर्मल होनी चाहिए, नॉर्मल शेप होनी चाहिए 60, यानी उसकी आकृति जो है, शेप साइज क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, यानी नॉर्मल होना चाहिए जितना चाहिए उसका। अगर 60% हेल्दी नहीं है, हाई मोटाइल नहीं है, तो नॉर्मल शेप साइज नहीं है, तो वो कहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, फॉलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुँच पाएंगे, डिंब वाहिनी तक नहीं पहुँच पाएंगे, या डिंब वाहिनी या अंड वाहिनी जिसको बोल देते हैं, महिला का एक मतलब पाइप नुमा संरचना होती है जहाँ पर अंडा किसके साथ मिलता है, शुक्राणु के साथ मिलता है, ठीक है, वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे गर्भाशय को क्रॉस करके, तो महिला जो होगी वो प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत कम हो सकते हैं, यानी पुरुष के पिता बनने के चांसेस कम हो सकते हैं अगर स्पर्म काउंट कम है, 20 मिलियन पर ml के हिसाब से कम है, या 60% उसके हेल्दी, हाईली मोटाइल या शेप साइज में नॉर्मल नहीं है। तो क्लियर हुई बात, ठीक है। और अगर आपके रहन सहन के तरीके, जैसे टाइट पैंट पहनना, मतलब कुछ आप खेलना कूदना नहीं करते हो, या आप जो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हो, तो इससे भी क्या हो सकता है, आपके किस पे फ़र्क पड़ सकता है, इस पे फ़र्क पड़ सकता है, खाने पीने से भी आपके फ़र्क पड़ सकता है, ठीक है, इस चीज़ों पे स्पर्म काउंट पे भी फ़र्क पड़ सकता है, ठीक है। तो सीमन क्या है, ये चीज़ आपको याद रखने हैं। क्षारीय द्रव होता है, इसका इतना पीएच है, इसके अंदर फ्रक्टोज शुगर, ये बात कम से कम 8-10 बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। कितने स्पर्म पाए जाते हैं, 3 ml एक बार स्त्रावण होता है 3 ml का, ठीक है। और कब स्त्रावण, जब पुरुष ऑर्गेजम पर पहुंचता है ना, ठीक है ना, जब चरम सीमा बोल देते हैं उस पर पहुंचता है, तो उसे क्या स्त्रावित होता है, आपका सीमन स्त्रावित होता है, यानी वीर्य, ठीक है। और इसका एक क्वेश्चन भी आता है, बेल का वीर्य जो होता है, ये क्वेश्चन आपके वीर्य का नहीं आता, बेल का वीर्य, बेल का वीर्य सुरक्षित रख लेने किसका प्रयोग किया जाता है, तो द्रव नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है, याद रखना। बेल के वीर्य को संग्रहित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, द्रव नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। जब डॉक्टर वगैरह आता है आपके गाय को प्रेग्नेंट करने के लिए, मान लो, ठीक है, उसको गर्भ धारण के लिए आता है, तो डॉक्टर एक इंजेक्शन लेके आता होगा, आपको पता भी होगा, तो वो किसके लिए लेके आता है, तो वो उसके अंदर बेल का द्रव मतलब विसिमन होता है, जो द्रव नाइट्रोजन वो बाप से निकलती है, जब वो अपना एक डिब्बा सा खोलता है, तो वो द्रव नाइट्रोजन होती है, जिसके कारण सुरक्षित रहता है वीर्य सिमन बेल का, ठीक है ना। तो इतना था। तो मेरे हिसाब से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ लेना, ठीक है ना, आप पूछ सकते हो। और इस नंबर पे मैसेज कर लेना 98 126 55 040। कोई भी आपको डाउट हो, किसी प्रकार की दिक्कत हो, तो आप इस पे कॉल कर सकते हो, कॉल नहीं मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है। और आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, तो आपको पता ही है, साइंस गुरु बलवंत के नाम से मेरा टेलीग्राम पे चैनल है, वहाँ पे PDF वगैरह दे दूँगा आपको मैं, और वहाँ पे भी आप कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। इसी पे मैसेज करो तो टेलीग्राम पे कर सकते हो, आप किस पे कर सकते हो, टेलीग्राम पे। तो आज के लिए आपको इतना ही, मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत, कल रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव के साथ, ठीक है ना।